स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग। आज आपकी 14वीं क्लास है, सीएल ही अभी चल रहा है, आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। कौन सा छूटा था बोली? 150 छुड़वाया कहाँ था? मैंने बोला था वर्क एंड टाइम में चलेगा। ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा था क्या? किस में पूछा था? गलत बात है ना, मैसेज उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था आपको, जब मैं बोल चुका हूं कि वर्क एंड टाइम में ही पढ़ाऊंगा। आइए चलिए देखिए, 162 नंबर का क्वेश्चन है, 162। हर एक बच्चा ध्यान दे। 162, किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का जो अनुपात है वो 2:7 है। रेशियो के हिसाब से अगर पदाधिकारी 2 हैं तो कर्मचारी 7 हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है? जीटीओ ही करेंगे इस क्वेश्चन को, और कोई तरीका नहीं। 84, 85, 282 और डी है आपका 306। सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, ये पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात है 2:7। तो पूछा गया है इन चारों विकल्पों में से कौन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है। बच्चों, आप कल ही नोट लिखे थे कि टूटे और बिना टूटे शीशे का अनुपात वही नहीं होगा जिसके अनुपातिक योग से 12 यानी कि कुल संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर कुल संख्या विभाजित ना हो तो टूटे बिना टूटे का वो अनुपात नहीं हो सकता। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, 162 में भी है। अगर बच्चों, अगर कोई अनुपात, अगर कोई कुल संख्या पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या इनके अनुपातिक योग से नहीं कट रही है तो वो कभी भी अनुपात नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि कहीं 4.5 कर्मचारी हैं आपके, कहीं ये नहीं बोला जाएगा 15.5 कर्मचारी हैं। कभी भी आएगा तो पूर्ण संख्या में आएगा, और पूर्ण संख्या तभी आ सकता है जब इसके अनुपातिक योग से कुल संख्या कटे। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसके अनुपातिक योग से जो भी संख्या इसमें कट जाएगी वही पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है। अनुपातिक योग आ रहा है 9। 9 से कौन सी संख्या कटेगी बच्चों? जब नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं हम उसमें 9 से डिविजिबिलिटी बताते हैं, वही संख्या 9 से कटती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ये चीज बताया जाता है। तो 8 4 12, 12 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। 8 5 13, 13 भी 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 282, तो अंकों का योग आ रहा है 12, 12 भी 9 से नहीं कटेगा। तो निश्चित रूप से यही आंसर क्या है? सही है। 3 एलिमिनेट हो गया, लास्ट में डी बचा, तो डी ही सही होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। 306 जोड़ने पर आ रहा है 6 3 9, अंकों का योग 9 और 9 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। भाग देके भी आप चेक कर सकते हैं कि कट रहा है ये। चलिए अब आ जाइए, 163 नंबर का सवाल है, ये आपके परसेंटेज का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चीनी के उत्पादन में 4 व्यय सम्मिलित होते हैं: गन्ने की खरीद, मशीनों पर व्यय, श्रमिक एवं कामगारों का वेतन और अन्य खर्च, तथा इस पर व्यय क्रमशः 2 3 5 1 के अनुपात में है। गन्ने की खरीद पर व्यय में 20% की वृद्धि, मशीन के खर्च में 10% की वृद्धि, श्रमिक एवं कामगारों के व्यय में 20% की कमी एवं अन्य व्यय में 10% की कमी होती है। चीनी के प्रारंभिक मूल्य एवं वर्तमान मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। हाँ, अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो आप केवल फाउंडेशन मैथ पढ़ लीजिए। अगर आपको यूपीएसआई की प्रिपरेशन करनी है और भी छोटे छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो इसको मत पढ़िए। इंडिविजुअल मैथ स्पेशली आपका एसएससी के लिए होता है, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल सीपीओ इसके लिए होता है। इससे लो लेवल की आपको तैयारी करनी है तो केवल फाउंडेशन मैथ पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, फीस उसकी कम होती है, 3-4 हजार रुपए में एडमिशन हो जाता है। चलिए देखिए 163 पे आइए, 163
देखिएगा कहां कहां व्यय हुआ है, गन्ने पर व्यय हुआ है, उसके बाद मशीन पर व्यय हुआ है, फिर उसके बाद श्रमिक कामगार पर व्यय हुआ है और अन्य खर्च भी है। रेशियो दे रखा है 2, 3, 5, 1। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके मानिए, क्योंकि फिर आगे परसेंटेज निकालना है, कम ज्यादा भी करना है आपको। तो इसको 200 ले लें, 200 रुपए मान लिया गन्ने पे खर्च हुआ, तो 300 रुपए आपका मशीन पे खर्च होगा, 500 रुपए आपका श्रमिक एवं कामगार पे खर्च होगा और 100 रुपए आपका अन्य खर्च होगा। देखिए इसमें कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो प्लस 20% कर दीजिए। इसमें कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है, इसमें 20% कम हुआ है और इसमें 10% कम हुआ है। तो ये सब प्रारंभिक मूल्य है और यहां आएगा वर्तमान मूल्य। ध्यान से देखिए, 200 का 20% कितना होगा, 40। 40 कम कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, बढ़ाना है, सॉरी 200 का 20% बढ़ रहा है। आपका गन्ने का जो खर्च है, गन्ने का जो मूल्य है वो है 200 रुपए, माना हुआ मूल्य है 200 रुपए, 20% बढ़ रहा है तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपए। मशीन पे जो खर्च हो रहा है वो 300 रुपए है, 10% मूल्य में इसके वृद्धि हुई है, तो 300 का 10% 30 होता है, तो वर्तमान मूल्य 330 रुपए हो जाएगा। आपका श्रमिक एवं कामगारों पे जो खर्च हुआ है वो 500 रुपए है, 20% की कमी हुई है बाद में, तो 500 का 20% कितना होता है, 100। तो 100 कम कर देंगे तो नया जो खर्च आएगा 400 का आएगा इस पे। अन्य खर्च 100 रुपए है, 10% की इसमें कमी हुई है, तो नया खर्च जो आएगा वो 90 रुपए होगा। कुल यहां बताना है, यहां कुल आ रहा है 1100, ये परसेंटेज का सवाल है बच्चों, और यहां कुल जो आएगा वो कितना, 1060 आ रहा है। आपसे पूछा गया है बताइए प्रारंभिक चीनी का मूल्य और वर्तमान मूल्य में अनुपात। प्रारंभिक मूल्य बटा वर्तमान मूल्य, इसी में आपको अनुपात चाहिए, तो प्रारंभिक मूल्य है 1100, वर्तमान मूल्य है 1060। रेशियो बोल दीजिए 55:53। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे, इतना करना पड़ेगा। मयंक उमराव, आप ले सकते हैं, शीट ऑफिस से आगे परचेस की जा सकती है, पुराने स्टूडेंट है तो नई शीट ले लीजिए। चलिए, छोटा सा परसेंटेज का सवाल था, 2, 3, 5, 1 का खर्चों का रेशियो था, तो 200, 300, 500, 100 मान लिया। कहीं 20% 10% बढ़ा है, कहीं 20% 10% कम हुआ है, तो उस हिसाब से वर्तमान मूल्य निकाल लिया। तो आपसे यही पूछा गया है प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो कुल यहाँ 1100 आ रहा है और कुल यहाँ 1060 आ रहा है। रेशियो ले लीजिए 55-53 का रेशियो आया है। आगे देखिएगा 164, 164, हर एक बच्चा ध्यान दे, 164 क्वेश्चन देखते रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे सामने तो क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है। 164 सवाल देखने में आपको बड़ा लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब लोग अपनी शीट में पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हमने बोला है कि जो शीट पीडीएफ नहीं निकलवा पा रहे हैं वो पीडीएफ से कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लें, तब मेरी क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, श्रेया तथा मोनी की कक्षा 5 में, और ये जो नवाब बन के बैठे हुए हैं, जो लोग क्लास करने के लिए नहीं आते हैं, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा आपको लॉकडाउन के बाद। पता नहीं 1 महीने बाद कोचिंग खुलेगी कि 2 महीने बाद, तब तक आप लोग पढ़ाई ऐसे बर्बाद होती जाएगी आपकी। चलिए, आप ही लोगों के लिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूं कि आपका नुकसान ना हो, और आप ही लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं। आपको लाइव वाली चीज लाइव ही आगे पढ़नी चाहिए, ये अनिवार्य है आपके लिए।
और आप लापरवाही कर रहे हैं, केवल वेब सीरीज में फंसे हुए हैं। चलिए, श्रेया तथा मोनी की कक्षा 5 में 3-4 के अनुपात में अंक मिले हैं। 2 बच्चियां हैं श्रेया और मोनी, इनको कक्षा 5 में जो अंक मिले हैं उसमें अनुपात 3 और 4 का है, कक्षा 5 का है, ध्यान दीजिएगा। श्रेया को अगर 3 मिला है तो मोनी को 5 मिला है। फिर से सुन लीजिएगा, 4 3 4। सुनिए, कक्षा 5 में श्रेया और मोनी 2 बच्चियां हैं, इनके अंकों का जो अनुपात है वो 3:4 है। 3:4 मतलब अगर कह सकते हैं तो ये बोला जा सकता है कि श्रेया को अगर 3 अंक मिला तो मोनी को 4 अंक, रेशियो के हिसाब से है ये। आगे देखिएगा, कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 में दोनों के अंक क्रमशः 5-6 और 4-5 के अनुपात में बढ़े हैं। 2 बच्चियां हैं श्रेया और मोनी, तो श्रेया का कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 के अंक का जो अनुपात है वो सामने है आपके, वो है 5 और 6। अगर श्रेया को कक्षा 5 में 5 अंक मिला तो कक्षा 6 में 6 अंक मिला। और मोनी का भी ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि मोनी का कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 के अंकों का जो अनुपात है वो 4-5 का है, यानी कि मोनी को कक्षा 5 में अगर 4 अंक मिला है तो कक्षा 6 में 5 अंक मिला है। इस अनुपात में बढ़े हैं, तो देख ही रहे हैं 5 से 6 हो रहा है और मोनी का जो अंक 4 से 5 हो रहा है। ये दोनों के लिए अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। पहला रेशियो श्रेया और मोनी का है, कक्षा 5 के अंकों का अनुपात श्रेया और मोनी का है। फिर आगे लिखा है कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 में दोनों के अंक 5-6 और 4-5 के अनुपात में बढ़े हैं, यानी कि श्रेया का अंक कक्षा 5 में 5 था तो कक्षा 6 में 6 हो गया। मोनी का अंक कक्षा 5 में 4 था तो कक्षा 6 में 5 हो गया। भाषा समझिएगा, इस अनुपात में बढ़े हैं। और आगे बोला है कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 में दोनों के अंक क्रमशः 9-8 और 10-9 के अनुपात में कम हो गए। कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 में दोनों के अंक क्रमशः 9-8 और 10-9 के अनुपात में कम हो गए। मतलब श्रेया का अंक अगर कक्षा 7 में 9 था तो श्रेया का अंक कक्षा 6 में अगर 9 था तो 7 में हो गया 8, कम हो गया। मोनी का कक्षा 6 में अगर अंक 10 था तो कक्षा 7 में 9 हो गया। देखिए 10-9 के अनुपात में मोनी का अंक कम हुआ है और 9-8 के अनुपात में श्रेया का अंक कम हुआ है। इन चीजों को समझिएगा। यदि कक्षा 7 में श्रेया का अंक 320 है तो कक्षा 5 में मोनी का अंक, तो सुन लीजिएगा, कक्षा 7 का श्रेया का अंक दिया हुआ है तो हम इसी के सहारे कक्षा 5 का अंक निकालेंगे, रेशियो कनेक्ट हो जाएगा सब। ध्यान से सुनिएगा, मोनी का अंक आपको कक्षा 5 का चाहिए तो हम इस 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू। श्रेया का कक्षा 5 का अंक निकालेंगे हम, श्रेया का कक्षा 7 का अंक दिया हुआ है और मोनी का कक्षा 5 का अंक पूछा गया है। तो मोनी का ये रेशियो से कोई लेना देना नहीं, मोनी के इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे, श्रेया का कक्षा 7 के अंक से श्रेया का कक्षा 5 का अंक निकालेंगे और वो 3 की वैल्यू के बराबर होगा। और जब 3 बराबर वो रियल अंक हो जाएगा श्रेया के, तो 4 बराबर किसके, तो मोनी का अंक आ जाएगा। सवाल में आंकड़े ज्यादा दिए गए हैं और सभी आंकड़ों का महत्व नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, पेपर का पूछा हुआ सवाल है आपसे, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जितने आंकड़े दिए गए हैं सबका आपको प्रयोग करना ही है। यहां पर मोनी वाला कंपेयर आपको नहीं करना है। लास्ट में जब श्रेया का कक्षा 5 का अंक आ जाएगा तो मोनी का भी उसी रेशियो से, 3-4 वाले रेशियो से मोनी का भी कक्षा 5 का अंक आ जाएगा। तो हम लेकर किसको चलेंगे, केवल श्रेया को। श्रेया का कक्षा 7 का अंक दिया हुआ है, उससे हम श्रेया का कक्षा 5 का अंक निकालेंगे। आइए
सबसे पहले कक्षा 6 और कक्षा 7 की बात करिए। रेशियो क्या है श्रेया का? 9 और 8 का। ध्यान से देखिए, कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 में श्रेया का अंक 9-8 के अनुपात में कम हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा गया, सवाल पढ़ के देखिएगा, मतलब हम केवल यहां श्रेया से ही रखेंगे। ध्यान से देखिए, इसी बच्ची के अंक लेके चलिए। श्रेया का कक्षा 7 का अंक दे रखा है 320, 320 ही दिया हुआ है, 320। तो बच्चों ये कक्षा 7 का रेशियो क्या है? 8, और 8 बराबर ही किसके होगा? 320 अंक के। किससे गुणा किया गया है? 4 से, 40 से। किससे? 40 से। तो 40 से यहां भी गुणा कर देंगे तो 360 आ जाएगा, 360 अंक। अब देखिए, श्रेया का कक्षा 6 का अंक प्राप्त हो गया आपको 360। अब फिर देखिएगा आगे, फिर एक रेशियो दिया गया है। कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 में श्रेया का अंक 5-6 के अनुपात में बढ़ गया है। श्रेया का अंक 5-6 के अनुपात में बढ़ गया है। तो कक्षा 5 लिखिए और यहां कक्षा 6 लिखिए। 5-6 के अनुपात में बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों कक्षा 6 का जो अंक है वो कितना आया? 360। और कक्षा 6 का यहां रेशियो क्या है? 6 है। तो क्या ये 6 बराबर 360 के नहीं लिख दिया जाएगा? बताइए, किससे गुणा हुआ है? 60 से। तो यहां भी किससे गुणा कर देंगे? 60 से। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो कितना आया? 300। ये लीजिए, कक्षा 5 का श्रेया का अंक आ गया 300। अब देखिए, कक्षा 5 का ही श्रेया और मोनी के अंकों का जो अनुपात है वो क्या है? 3:4। ध्यान से देखिएगा, 3:4। तो श्रेया का अंक कितना आया है बताइएगा? 300। तो 3 बराबर 300 के, तो 4 बराबर 400 के। यही आपका कक्षा 5 का मोनी का अंक होगा, यही आपसे पूछा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सवाल में उलझिए मत, सारे आंकड़े स्पष्ट हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कक्षा 5 में श्रेया और मोनी के अंकों का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है, 3 और 4 का है। कक्षा 5 में श्रेया और मोनी के अंकों का अनुपात 3 और 4 का है। फिर आगे दोनों का साथ में लेके चला है। कक्षा 5 की तुलना में कक्षा 6 में दोनों के अंक मतलब श्रेया पहले मोनी बाद में, दोनों के अंकों में क्रमशः 5-6 और 4-5 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 में दोनों के अंकों में 9-8 और 10-9 के अनुपात में कमी हुई, मतलब श्रेया और मोनी दोनों के लिए रेशियो दे रखा है। फिर बोला है श्रेया 320 अंक प्राप्त करती है कक्षा 7 में, तो बताइए मोनी कक्षा 5 में कितना अंक प्राप्त करेगी? इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा श्रेया कक्षा 5 में कितना अंक प्राप्त की है। भाई श्रेया मोनी का तो यही एक रेशियो है जो कि स्टार्टिंग में दिया था क्वेश्चन में। तो हमको पता करना पड़ेगा श्रेया कक्षा 5 में कितना अंक प्राप्त करती है। मोनी वाले रेशियो से जो बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आखिरी से उठाना है कक्षा 7 से, तो 6 श्रेया का 6 और 7, कक्षा 6 और कक्षा 7 के अंकों का अनुपात 9-8 है। तो सीधे बोलेंगे 7 का अंक रेशियो में 8 है और रियल में 320 है। तो 8 बराबर 320 के, तो 9 बराबर 360 के। फिर इसी श्रेया का कक्षा 5 और कक्षा 6 के अंकों का अनुपात 5-6 है। सवाल पढ़ के देखिए, श्रेया की ही बात करेंगे। तो देखिएगा 6 का अंक 360 आया है, रेशियो में यहां कितना है 6, तो 6 बराबर 360 के, तो 5 बराबर 300 के, ये वैल्यू आ गई। अब फाइनली आंसर देने जा रहे हैं हम लोग। कक्षा 5 का ध्यान दीजिएगा, श्रेया और मोनी के अंकों का अनुपात 3-4 का है। तो निश्चित रूप से 3 बराबर 300 के होगा, तो 4 बराबर 400 अंकों के, यही आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए
हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आइए 165 नंबर का सवाल है, 165, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 165 सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए, पहले बेसिक से बताऊंगा। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी डी की आय क्रमशः क्या होगी, आपसे पूछा गया है। देखिए रेशियो किसका दिया है, ए और सी का। तो ए की आय क्या होगी, 2x रुपए मानने के हिसाब से, और सी की आय क्या होगी, 3x रुपए। बी और डी की आय का अनुपात दिया हुआ है, तो बी की आय, बच्चों यहां भी लोग कह देते हैं x रुपए, और फिर कहते हैं डी की आय, इसको बोल देते हैं 2x रुपए। एकदम गलत बात है। ये रेशियो 2-3 का है, ये अलग है। तो इसके लिए जो x लेंगे वो फिगर, इसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए x लेना पड़ेगा, और इसका रेशियो यहाँ 1-2 है, तो यहाँ x नहीं ले सकते। अब दोनों रेशियो अलग अलग है, तो यहाँ जो आपका ये कांस्टेंट वैल्यू जो x या k जो भी रखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग होगी। दोनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां पर इसको क्या लेंगे, y, और यहां क्या लेंगे, 2y। इसको ध्यान दीजिए, यहां बच्चों से गलती हो जाती है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये रेशियो अलग था, ये रेशियो अलग था। अब आ जाइएगा, बोला गया है कि ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है, यानी कि 2x माइनस वाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 140 के, समीकरण 1। फिर बोला है सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। ये मेथड 1 है, एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है आपको, लेकिन ये गलती हो जाती है बच्चों से। जब रेशियो अलग अलग दिया हो तो यहां पर x y z अलग अलग ये सब माने जाते हैं। इसके लिए x लेंगे 2-3 के लिए, और एग्जैक्ट वैल्यू उठाना है तो, और 1-2 रेशियो के लिए यहाँ y लेंगे, y, और ये 2y रुपए बनेगा एग्जैक्ट वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, एक पहला समीकरण यहां आ गया। दूसरा क्या होगा, बोला गया है सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो 3x माइनस 2y बराबर 80 के, समीकरण 2। अब हल करने में तो टाइम लगता है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा वो बताइए। x बराबर 200, y बराबर 260। अब क्या पूछा गया है, ए बी सी डी की आय क्रमशः क्या होगी। अब देखिए यही निकालते हैं। ए की आय क्या है, 2x, 2x का मतलब 2 × 200 यानी कि 400, 400 रुपए आया। बी की आय चाहिए तो y है, y का मतलब 260 रुपए। सी की आय 3x है, यानी कि 3 × 200 कितना, 600 रुपए। और डी की आय 2y है, 2y का मतलब 2 × 260 यानी कि 520 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसे करना नहीं है आपको। संजय कुमार मिश्रा, आपका प्रश्न है, आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नहीं, पूरी मैथ्स आपको नहीं पढ़नी है। आप फाउंडेशन मैथ पढ़ लीजिए, या यूपीएसआई का जो बैच स्टार्ट होगा उसमें मैथ्स पढ़ लीजिए। पूरा मैथ्स पढ़ के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो केवल फाउंडेशन मैथ्स पढ़िए, उसमें से हर एक सवाल कवर हो जाएगा यूपीएसआई का। 2-3 सवाल यूपीएसआई में भी बहुत डिफिकल्ट आते हैं, तो खैर वो मेरी डिसाइडिंग नहीं होते। जो अच्छी मैथ्स तैयारी करता है एसएससी वगैरह की, वही वो क्वेश्चन कर पाता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन से आपका कुछ डिसाइड नहीं होता है। आप अपना फाउंडेशन मैथ्स ही कर लेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। इंडिविजुअल मैथ्स में आप समय बर्बाद करेंगे अपना। चलिए, हाँ, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मैथ्स ज्यादा से ज्यादा लगाइए और मजबूती आएगी, तब पढ़ सकते हैं आप। आइए देखिए इसका मेथड 2 जीटीओ।
हर एक बच्चा ध्यान दे। क्या है? क्या ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बोल दीजिए कि चलेगा अलजेब्रा का पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसमें इनइक्वालिटी चलेगी, क्वाड्रेटिक चलेगा, और अर्थमेटिक में आपका परम्यूटेशन डोमिनेशन, और ये आपका प्रोबेबिलिटी चलेगा। ठीक है, परसेंटेज वही क्लास जब ओपन होगी तभी पढ़ाएंगे। आगे देखिए, अब है मेथड 2 जीटीओ। 4 ऑप्शन है, 260, 120, 320, 240। बी वाला ऑप्शन है 300, 160, 600, 520। बताते रहिएगा आप लोग, चेक करते रहिएगा कंडीशन। सी वाला ऑप्शन है 400, ध्यान दीजिएगा, 260, 600, 520। डी वाला ऑप्शन है आपका 320, 180, 480 और कितना 360। देखिए सबसे पहले एक कंडीशन दिया है, ए किया है बी की तुलना में 140 अधिक है। देखिए ए किया है बी की तुलना में 140 अधिक है, यही है ना, बोला है? हाँ, नहीं, पहले चेक कर लीजिए। देखिए आपके पास 4 कंडीशन है चेक करने की, ठीक है? तो ए किया है बी किया है से 140 किसमें अधिक है? इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, और इसमें भी अधिक है। लीजिए, धोखा हो गया, चेक नहीं हो पाया। सी किया है डी की तुलना में 80 अधिक है। सी किया डी किया है बच्चे, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक। लीजिए, गड़बड़ हो गया सिस्टम। ये दोनों कंडीशन से चारों ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं। अब तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और रेशियो चेक करना। कितना आ रहा है? 480 माइनस 360, ये इसमें 120 अधिक हो गया। हाँ, तो ये ऑप्शन गया। लीजिए बच्चों, ये फ्लो में ज्यादा ओवरफ्लो हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा केवल 3, इन 3 को चेक करना है तो रेशियो पे लाके चेक करना पड़ेगा। देखिए बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है। बी और डी की आय का अनुपात 1:2, इसमें चेक करना है। देखिए इसमें 1:2 का अनुपात आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसमें 1:2 का अनुपात आ रहा है, आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है, देख लीजिए। अब केवल 2 ऑप्शन बचे। इसमें 1:2 का अनुपात आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब एक रेशियो और बचा है 2:3, केवल इन्हीं दोनों में चेक करना है। ये गया, ये भी गया। 2:3 का अनुपात किसमें है? 2:3 का अनुपात चेक करना है ए और सी में। यहां 2:3 का अनुपात है? नहीं है बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है यहां 2:3 का अनुपात नहीं है। क्या 2:3 का अनुपात इसमें है? हाँ, 100% 2:3 का अनुपात है, तो यही आंसर क्या है? सही है, यही आंसर सही है। अगर पहले ही हम इसी चीज को उठाए होते 2:3 किसमें है, 2:3 किसमें है, तो हमारा शायद केवल एक ही ऑप्शन दिखता कि 2:3 का अनुपात किसमें है। नहीं नहीं, इसमें भी है, कई सारे में है। तो कंडीशन कई सारी चेक करनी पड़ी है हमें। 4 कंडीशन है, हमने चारों को उठा के इसमें चेक किया है, और फाइनली जो है हमारा आंसर दिखाई दिया है सी वाला, कि सी वाला आंसर क्या है? सही है। तो यही एग्जाम का तरीका है। अब ये अलग बात है कि थोड़ा ज्यादा चेक करना पड़ा है हमको, तो इसमें कौन सी रोने वाली बात है? चेक करना पड़ा तो पड़ा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेसिक से तो जल्दी लगेगा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। आइए चलिए, 166 166 नंबर का सवाल है। हाँ सत्यम अग्रहरी, आप रेशियो के साथ साथ वर्क एंड टाइम दोनों कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ही तो है आप चाहें तो 3 टॉपिक पढ़िए, 4 टॉपिक पढ़िए, आपका मन, खाली ही तो है 24 घंटे। आइए 166 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 166, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से बांटी गई 4, 5, 6 के अनुपात में। तो पूछा गया सी को कितनी राशि अधिक मिली है, ये पूछा गया। तो सी को पहले कितना मिल रहा था वो निकालिए, सी को अब कितना मिल रहा है वो निकालिए। ये प्रारंभिक बंटवारा है,
और ये नया बंटवारा है, तो प्रारंभिक बंटवारे में सी का हिस्सा क्या है और नए बंटवारे में सी का हिस्सा क्या है, ये दोनों आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कितना अधिक मिला। पहले तो इसको प्रॉपर रेशियो में ले आए, तो 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना आपका 60 हो गया। तो सब में 60 का गुणा कर लीजिए, कितना आया 15 12 10। साहब बोलेंगे 15 12 10 जोड़कर कितना आया 37। 37 इक्वल टू 555। ये ए बी सी का फिगर है। बोलिए एक बराबर कितना 15 के, तो सी का हिस्सा 10 बराबर 150 के, ये सी का हिस्सा हो गया। अब आइए ए बी सी अगर इस रेशियो में बटे तो 15 बराबर 555 के, एक बराबर 37 के, तो बच्चे 6 बराबर किसके 6 गुणे 37 यानी कि 222 रुपए के। ध्यान दीजिएगा ये सी का हिस्सा अब नया है, तो देखिए सी को 222 माइनस 150 बराबर 72 रुपए अधिक मिलेगा। ये आंसर है। पहले मिल रहा है सी को 150 पहले वाले रेशियो के हिसाब से। क्या है, क्या करोगे चाबी, हाँ ले लो। देख लीजिए पहले वाले रेशियो के हिसाब से सी को मिल रहा है 150 रुपए, अनुपातिक विभाजन सबको पता है कैसे होता है, और दूसरे वाले नए रेशियो के हिसाब से मिल रहा है 222 रुपए। तो सी को कितना मिलेगा 72 रुपए अधिक मिलेगा। घटा लीजिए पता चल जाएगा। देखिए 167, इतने छोटे छोटे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए हम नहीं बताएंगे, आलोक पटेल एक बार फिर से बताएंगे ही नहीं। चलिए देखिए 167 1740 रुपए को, ध्यान से देखिए इतना सड़ा हुआ सवाल आप कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए। मैंने बोल दिया अनुपातिक, हमें तो कराना ही नहीं चाहिए था, हम सीधे कह देते 555 का 2 बार विभाजन कर लीजिए, पुराने वाले रेशियो से नए वाले रेशियो से। सी के 2 प्रारंभिक और नए हिस्से आएंगे, घटा लीजिए पता चल जाएगा कितना अधिक मिल रहा है। बस कहानी खत्म। अनुपातिक विभाजन नहीं कर पाएंगे तो पहले लेक्चर से क्लास आज फिर से देखिए, पहले लेक्चर से क्लास देखिए। आज 14वीं क्लास है, इसी सीएल की ही अभी प्रैक्टिस चल रही है। 1 ही घंटे क्लास चल रही है, इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया है, नहीं तो और पहले हो जाता कंप्लीट, 1 घंटा 15 मिनट चलता। तो आइए देखिए 1740 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 0.5, बी का 0.6, सी का 0.75 है। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो पूछा गया सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बच्चों यहां से रेशियो निकालना पड़ेगा ए बी सी का, और करना पड़ेगा विभाजन सी के लिए। तो रेशियो कैसे बनेगा, का मतलब गुणा, ये 5/10 हो जाएगा, बी गुणे 6/10 हो जाएगा, और सी गुणे 75/100 हो जाएगा। कितना आया 1/2 और 3/5 और ये 3/4। ए बी सी का रेशियो चाहिए, सिखाए हम आपको पहली क्लास में ही। सीधे इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 कितना 5/3, यही तो सिखाए थे 4/4 कितना 3। रेशियो क्या बना प्रॉपर 6 5 4, ये रेशियो बनेगा। आपको विभाजन करना है किसके लिए, सब ये सब सारे काम ओरल ही हैं, भले हमने मार्कर उठा लिया है लेकिन ये सारे काम ओरल है। रेशियो ओरल आ जाएगा 6 5 4 का, तो 6 5 11 4 15, 15 बराबर किसके 1740 रुपए के होगा, 1 बराबर 116 के। क्या पूछा गया है सी का हिस्सा, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 बराबर किसके
464 रुपए के। ये सी का हिस्सा है, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। आज भी कंप्लीट नहीं होगा ये। आइए देखिए 168 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 168 परसेंटेज के लिए परेशान मत होइए, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग। परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा, जब क्लास चलेगी तभी। 168 परसेंटेज के बदले पढ़ा तो रहे हैं दूसरे टॉपिक, क्यों परेशान हो रहे हैं? बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे इसके बाद हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। 168 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 168 117 रुपए की पूंजी को राम श्याम कर्ण में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा जाता है। राम श्याम कर्ण को 2, 3, 4 के अनुपात में प्रारंभ में बांटा जाता है। ध्यान से देखिए, यदि गलती से, ध्यान से देखिए, यदि गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिया गया तो अब राम को श्याम से कितना अधिक मिलेगा? गलती से कैसे बांटा गया? राम को दिया गया 1/2, श्याम को दिया गया 1/3 और कर्ण को दिया गया 1/4 के अनुपात में। ध्यान से देखिए 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में अगर बांटा गया है तो अब पूछा गया है कि बताइए राम को श्याम से कितना अधिक मिलेगा। तो इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, बंटवारा हमें इसी रेशियो से करना है और यही बताना है कि राम को श्याम से कितना अधिक मिला। तो आइए इसको प्रॉपर रेशियो में बदल लेते हैं। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12, 6, 4 और ये रेशियो आ रहा 6, 4, 3 का। तो देखिए 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 117 रुपए के, तो 1 बराबर। बताइए राम को श्याम से रेशियो में कितना अधिक मिला? 2 अधिक मिला। देख लीजिए राम को श्याम से रेशियो में कितना अधिक मिला। अलग अलग हिस्सा मत निकालने चले जाइएगा, रेशियो से कर रहे हैं तो डायरेक्ट रेशियो से करना सीखिए। राम को श्याम से कितना अधिक मिला? तो रेशियो में कितना अधिक मिला? 2 अधिक मिला। तो जब 1 बराबर 9 के तो 2 बराबर किसके? 18 रुपए के। ये आपका आंसर है, राम को श्याम से 18 रुपए अधिक मिला। हर एक बच्चा ध्यान दे। राजीव वाजपेयी पहले एडवांस में कैट लेवल मेंसुरेशन पढ़ना शुरू करिए, तीनों बैच के लिए है, परसों से चलेगा। कल टेस्ट पेपर की सॉल्विंग है, कैट लेवल सभी लोग पढ़ना शुरू करें, यही आपका 15 दिन चल जाएगा आराम से। कैट लेवल वाली शीट ही 15 दिन चल जाएगी, तब तक शायद कोचिंग भी ओपन हो जाए। कोई भी नया टॉपिक पढ़ाने का हमारा विचार नहीं है, मैं सब दूसरे टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, ठीक है बच्चों। ना परसेंटेज चलेगा, ना ट्रिग्नोमेट्री। मैं बार बार बता दे रहा हूं, अनिल आप भी ध्यान दे दीजिएगा, ना यूट्यूब पे परसेंटेज चलेगा, ना ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, ना अलजेब्रा चलेगी, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। पहले परमुटेशन, इसी में टाइम लग जाएगा 15-20 दिन का पढ़ाते पढ़ाते, कम से कम 20 दिन तो लग जाएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए 10 दिन, 8 दिन मान लीजिए, 10 दिन बैंक का भी लेना पड़ेगा उसमें। और फिर उसके बाद अगर फिर लॉकडाउन चला तो बैंक वाली मैथ्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। बैंक में जो जो चीजें अलग से कुछ पूछी जाती हैं, मतलब पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है 169। मुकेश सिंह कह रहे हैं मत पढ़ाइए कैट लेवल। क्यों ना पढ़ाए कैट लेवल? मेंसुरेशन में कैट लेवल जरूरी है आपके लिए पढ़ना, अनिवार्य है। मुकेश सिंह कह रहे हैं वो क्लास में पढ़ना चाहते हैं। नहीं बाबू, एक एक चीज मुकेश समझ में आएगा, परेशान मत होइए। 169 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है, सुन लीजिएगा, और व्यय में 5:9 का अनुपात है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष 45,000 रुपए हो
और पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000 रुपए हो तो 2 वर्षों की कुल बचत, आय में से व्यय घटाने पर ही बचत आती है, आय में से व्यय घटाने पर बचत आती है। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले और दूसरे वर्ष की जो आय का जो अनुपात है वो क्या है 2:3 और व्यय का जो अनुपात है पहले और दूसरे वर्ष का 5:9 है। बोल रखा है यदि मेरी आय दूसरे साल 45,000 रुपए हो तो 3 बराबर किसके 45,000 रुपए के, और बोला है पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 हो तो 5 बराबर किसके 25,000 के। तो पूछा गया दोनों वर्षों की कुल बचत क्या होगी, तो दोनों वर्षों की कुल आय में से दोनों वर्षों का कुल व्यय घटा देंगे तो आपका कुल बचत निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपको कुल आय निकालना पड़ेगा और कुल व्यय निकालना पड़ेगा। तो देखिए दूसरे साल की आय आपको पता है 45,000 रुपए, तो पहले साल की आय क्या होगी, आप देख रहे हैं 3 बराबर 45,000 के, तो किससे गुणा हुआ है 15,000 से, तो यहां भी 15,000 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपए। ये पहले साल की आय है, दूसरे साल की आय दिया था, इस अनुपात के आधार पे हमने पहले साल की आय निकाल ली। अब पहले साल का व्यय 25,000 दिया हुआ है, दूसरे साल का हमको व्यय निकालना है, तो 5 बराबर 25,000 के किससे गुणा हुआ है 5,000 से, तो यहां भी किससे गुणा करेंगे 5,000 से, तो कितना आएगा 45,000 45,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा यह आ गया आपका 45,000, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब आपको चाहिए कुल बचत, हमको वैसे दिख रहा है कि कुल बचत क्या होगा, इसको जोड़कर ये घटाएंगे तो 45,000 से 45,000 कट गया, सीधे 30,000 में से 25,000 घटा, कितना आया 5,000। जो कुल बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। तो आइए लिख देते हैं कुल बचत 30,000 प्लस 45,000 माइनस 25,000 अब माइनस 25,000 और माइनस 45,000 कितना आ रहा है 5,000। 5,000 रुपए ये कुल बचत है। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर मिस छूट गया मिस्टेक से 169, कुछ नहीं था सवाल में, कोई दम नहीं था। पार्टनरशिप चलेगा चलेगा, पार्टनरशिप चलेगा, परेशान ना हो। वर्क एंड टाइम चल रहा है ना, 10 बजे वाला बैच है, वर्क एंड टाइम उसमें चल रहा है 9:15 पे। आज 9:15 पे ही क्लास चलेगी आपकी, 9:30 बजे नहीं 9:15 पे क्लास चलेगी आपकी, और उसी में आगे पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। ठीक, फिर इन दोनों बैच को कंबाइंड कर दिया जाएगा और एक साथ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, एक साथ परमुटेशन डोमिनेशन पढ़ाया जाएगा। कैट लेवल सभी बैचेस का, तीनों बैचेस का कैट लेवल एक साथ चल रहा है, परसों से चलेगा कैट लेवल। कल खत्म हो चुका है आपका फ्रस्टम भी, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज के जो 3 सवाल कराए गए हैं फ्रस्टम के, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3-3, 4-4 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन सारी चीजें नोट करा के कराई गई हैं। वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग बार बार। अब आप अपनी आदत में डाल लीजिए, ऐसे ही अभी कवर करना है जब तक कि आपकी कोचिंग बंद रहती है। लॉकडाउन के बाद भी आपकी कोचिंग खुलने वाली नहीं, महीने 2 महीने तक मान के चलिएगा, इसलिए आपको लाइव पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, समय बर्बाद नहीं करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, पार्टनरशिप चालू होने में 10 दिन लगेंगे, वर्क एंड टाइम अभी 10 दिन तो पढ़ाऊंगा ही। पीएस आज से स्टार्ट हो रहा है, PS1 है और PS2 है, तो 10 दिन बाद आपका स्टार्ट होगा। आइए देखिए 170 नंबर का सवाल है, 170, हर एक बच्चा ध्यान दे, 170 170। ये सब सवाल बड़े नहीं है, सवाल सब छोटे हैं, ओरल हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जो रहेगा वही इसको ओरल कर पाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, 170 नंबर का सवाल है 170। ए बी की मासिक आय 5-6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3-4 का है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए बचत करते हैं,
तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए मेथड 1 से करेंगे तो कैसे होगा, एग्जाम में ऐसे करना है नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको ओरल ही करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मेथड 1 देखिए आप। मान लेंगे यहां पर माना ए की आय बराबर 5x रुपए, बी की आय बराबर 6x रुपए। हर एक बच्चा जानता है कि आय में से बचत घटाने पर व्यय आएगा। आय में से अगर बचत घटा देंगे तो क्या आएगा, व्यय आएगा। आय में से अगर व्यय घटा दिया जाता है तो बचत आता है, तो हम यहां आय में से बचत घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो व्यय निकल के आएगा। आय ए की 5x है, इसकी बचत क्या है 1800 है, तो 5x में से 1800 घटा देंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, ए का एक्सपेंडिचर, ए का व्यय, और बटा में बी की आय 6x है, इसमें से बी की बचत 1600 घटा देंगे तो बी का एक्सपेंडिचर, बी का व्यय निकल के आएगा, और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के। हल करेंगे तो बताइए x बराबर क्या 1200 आ रहा है। आपसे पूछा गया बताइए बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी हो गई बताइए, 7200 रुपए, ये आंसर है आपका। ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से करेंगे। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में हम आपको बताया जा चुका है आपको कि ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लिया जाता है। यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी। ध्यान दीजिए, इसके आय में जो अनुपात है 5 और 6 का है, व्यय का जो अनुपात है 3 और 4 का है। ध्यान दीजिए, आय में से व्यय घटाते हैं तो कितना आता है 1800, यानी कि बचत आएगी, और इस आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या आएगा 1600 आपकी बचत आएगी। आप कह सकते हैं माइनस में भी बोल दें तो बात वही है, मतलब कम किया गया है, तभी 1800 कम किया गया है, 1600 कम किया गया है, तो ये रेशियो हुआ है। ठीक है, माइनस लेने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि दोनों माइनस में है। ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए कितना आया 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए कितना आया 18, 20 18 का अंतर 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 4800, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 7200, तो 4800 7200 का अंतर 2400, 1 बराबर 1200 के, तो 6 बराबर किसके 7200 रुपए के, ये है बी की आय। देख लीजिए रेशियो इसका क्या है 6 ही तो है। इस तरीके से आप अपने प्रश्न को हल करेंगे, रेशियो से इस क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। सूरज पटेल, आपको बहुत चिंता हो गई बाबू फीवर की, फीवर कम हुआ नहीं, आज लगातार 5वां दिन है हल्का फीवर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, लेकिन कोरोना नहीं हुआ है, या तो टाइफाइड हुआ या तो बच्चों मलेरिया, कुछ इन दोनों में से कुछ जरूर हुआ है। चलिए देखिए, अब इसके बाद कोरोना लेकिन नहीं हुआ है, कोरोना में तो अभी तक तो बच्चों गिर पड़ते बेड पे होते हैं हम। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिएगा 171। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। हर एक बच्चा ध्यान से देखे, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे इसको, सभी लोग ध्यान दीजिए, रेशियो से नहीं किया जाएगा। रेशियो से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आगे दिखाएंगे हम आपको, जैसे 173 टाइप के क्वेश्चन। 171 देखिए, एक नियोक्ता यानी नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति है अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। मतलब पहले कर्मचारी उसके 8 थे, तो अब कर्मचारी कितने हो गए 5। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 8:5 के अनुपात में कम कर देता है, यानी कि पहले प्रारंभ में कर्मचारी 8 थे तो अब कर्मचारी हो गए 5, और उनका वेतन 7-9 के अनुपात में बढ़ा देता है 7-9 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी कि पहले प्रत्येक कर्मचारी को 7 रुपए देता था, तो अब प्रत्येक कर्मचारी को कितना देगा 9 रुपए देगा। ध्यान से देखिएगा, परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन में, परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। वेतन की कुल राशि कैसे निकलती है,
जैसे एक कर्मचारी को 10 रुपए मिलता है, तो बताइए 25 कर्मचारी को कितना मिलेगा? 250। कुल राशि गुणा करके ही तो आता है। तो कुल राशि बच्चों यहां भी गुणा करके आएगा, क्या करेंगे? 56 क्या? 45। ये कुल राशि का अनुपात है, बस यही आंसर है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 8:5 के अनुपात में कम कर देता है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 8:5 के अनुपात में कम कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। ध्यान दीजिए, तो पूछा गया है परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? ये आपका क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कुल वेतन यहां से कितना आया? 8 7 56। अब इनका कुल वेतन कितना आया? 45। तो बोलेंगे 56 अनुपात 45, यानी कि 56:45 के अनुपात में क्या होगी? कमी। वेतन पहले से कम हुआ है ना, पहले कुल वेतन 56 है, अब कुल वेतन कितना होगा? 45। हर एक बच्चा ध्यान दे। 172 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये क्वेश्चन है 171, ये सवाल है 171, देख लीजिए। 172 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, हर एक बच्चा ध्यान दे। कर देते हैं इसको भी। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9-8 के अनुपात में घटाता है, यानी कि पहले कर्मचारी 9 थे तो अब कर्मचारी हो गए 8, और उनका वेतन 14-15 के अनुपात में 14-15 के अनुपात में बढ़ा देता है। ध्यान से देखिएगा, यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपए का है तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? गुणा ही तो करना है बस। बिल कैसे बनेगा? संख्या में प्रत्येक के वेतन से गुणा, तो 9 × 14 और ये हो जाएगा 8 × 15। अभी ये कटने लायक है, ध्यान से देखिए। 2 से कटेगा 7 आएगा, 2 से कटेगा 4 आएगा, 3 से कटेगा 3 से कटेगा तो 3 आएगा, 3 से कटेगा तो 5 आएगा। रेशियो 21:20, 21:20 आएगा। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। हर एक बच्चा ध्यान दे। आ जाइए 173 देखिए। सभी लोग ध्यान दीजिए, 173 देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दोनों की बचत बराबर होती है तो इसको रेशियो से एक बार में डायरेक्ट किया जा सकता है। जब दोनों की बचत, जैसे कि पिछला सवाल मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 170, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया था। अब 173 है, इसमें दोनों की बचत बराबर है और 170 में एक की बचत 1800 थी और एक की बचत 1600 थी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ा था, दोनों की बचत अलग अलग थी। लेकिन यहां पर आपका 173 में दोनों की बचत बराबर है, 24,000। तो बिना टेंशन के आप रेशियो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ए और बी का फिगर देखिए। 1, 2, 3 का रेशियो उसकी आय में है और 1, 2 का रेशियो उसके व्यय में है। आप घटाकर देखिए कितना आया, 1 आया, -1। यहां कितना आया, -1। देख लीजिए, अगर ये -1, 1 ना आता, यहां का अंतर बराबर नहीं आता। देखिए, दोनों की बचत 24,000 है तो यहां का अंतर और यहां का अंतर क्या आना चाहिए? बराबर। आय व्यय का अंतर क्या आना चाहिए? बराबर। भाई, इसमें भी 24,000 है इसकी बचत और यहां भी बचत क्या है? 24,000 है। तो यहां से जो रेशियो में बचत दिखे और यहां से जो रेशियो में बचत दिखे वो भी बराबर आना चाहिए। बराबर आए तो बहुत अच्छी बात है, फिर फ्री का नंबर दिलाएगा 1 सेकंड में। बराबर नहीं आ रहा है तो इसको बराबर करना मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? इसके अंतर से इसका अंतर लेकर इसके अंतर को बराबर कर दीजिए। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखा रखा है, प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करिए इन सारी चीजों पे। तो बच्चे, यहां तो अंतर बराबर आ गया, तो एक बराबर ही किसके होगा? 24,000 रुपए के होगा कि नहीं? एक बराबर 24,000 के, तो एक ही आय पूछा है तो 2 बराबर किसके? क्या ये सवाल ओरल ना हो जाता? ये क्या है बच्चे?
एक ही आए। 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में आपके। अगर यहीं पर 24,000 नहीं होता, दोनों की बचत 24,000 नहीं होती, तो फिर यहां 24,000 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेते, तो भी ओरल आंसर आ जाता आपका। मन ही मन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेते। एक्स मानकर बेसिक लेकर करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद है आपका हर मेथड 2 कर दें क्या? आइए कर ही देते हैं। ए बी 2 3 1 2 24,000 24,000 2 दूना 4 3 एकम 3, अंतर कितना 1। 24,000 48,000, तो अंतर कितना आया? कितना 24,000। 1 बराबर 24,000 के तो 2 बराबर। आप कहेंगे सर ये भी तो ओरल था, तो ठीक है, था तो था, करिए, चाहे जैसे मन करे वैसे करिए। चलिए हर एक बच्चा देखे, 174 नंबर का सवाल है। 174 करवा देंगे कल। 175 हम ओरल करवाने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी आपका ऐसा सवाल कराया गया। मैं 175 पढ़ रहा हूं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जीटीओ भी चेक कर सकते हैं, किसमें देखेंगे 5:3 का अनुपात आ रहा है। तो 5:3 का अनुपात केवल और केवल किस में आ रहा है? कई में आ जा रहा है। छोड़िए इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ओरल करते हैं। 50 25 9 3 27, अंतर कितना 2 का। देखिए ऐसे ही तो गुणा करते हैं तिरछा। 50 25 9 3 27, अंतर कितने का 2 का। फिर बच्चे 9 9 8100 और 13 5 6500, तो 8100 और 6500 का अंतर आया 1600, और उधर से अंतर कितना आया था 2, तो 2 बराबर 1600 के, तो 1 बराबर 800 के, तो 5 बराबर 4000 के, 3 बराबर 2400 के। लीजिए आंसर ए बराबर ए वाला मिल गया। कितना समय लगा? 5 सेकंड। बताइए, पेन उठाया हमने। तो ऐसे सवाल, मैक्सिमम सवाल मैंने आपको बोला है रेशियो प्रोपोर्शन में 98% प्रश्न जो अभी तक मैंने कराया है, 98% प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ओरल कर लेंगे, गारंटी मैं देता हूं। एग्जाम के भी आए हुए क्वेश्चन मैक्सिमम 98-99% प्रश्न आप ओरल कर लेंगे। ध्यान दीजिए इस पे, प्रैक्टिस की बात है बस। जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी क्वेश्चन लगाएगा। कई लोग तो गुणा करने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहां ओरल लगा पाएंगे? तो प्रैक्टिस से ही तो ये चीजें सीखेंगे। अब देखिए 176 आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, और इसको भी मैं ओरल करूंगा। खत्म हो गया। अब यूट्यूब वालों को बता दें, ए बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। दोनों वर्ष के अंत में 60,000 की बचत करते हैं, तो ए की वार्षिक आय देख लीजिए। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 1 बराबर 60,000 के। तो बच्चे 4 बराबर बोलिए 2,40,000 के। लीजिए आंसर, फ्री का नंबर होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। काफी कम बच्चे आए हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये गलत चीज है। आज नहीं कल आपको यह एहसास होगा कि नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि समय बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। देखिए लॉकडाउन का आज 13वां 14वां दिन तो हो ही गया, तो आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी है। लॉकडाउन भी अब समाप्त होने वाला है, लेकिन कोचिंग तो नहीं खुलेगी, निश्चिंत रहिएगा 1-2 महीना तक, ठीक। तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी करते रहिए। जीएस कैसे तैयार करें? सत्यम अग्रहरी, जीएस कैसे तैयार करें? जीएस में आप, समय है आपके पास तो आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह अभी पढ़िए। अगर समय तो है ही आपके पास, अभी 1-2 महीना एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स का नोट्स बनाइए। फिर आपको यहाँ का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जीएस का, किसी बच्चे से फोटोकॉपी करा के पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद कुछ किताबें हैं जो कि नोट करवाई जाएंगी आपको कल जीएस के लिए, आज नहीं, अब कल बताएंगे।
आई लव माई इंडिया सुन लीजिए, कोई वीडियो अभी डिलीट नहीं करा रहा हूं आप ही लोगों के लिए जो सो के उठे हुए हैं। अभी तक मैं वीडियो सारे रखा हूं और नहीं तो सारे वीडियो कब का मैं डिलीट करा दिया होता। आप ही लोगों के लिए छोड़ा हूं कि हम मुझे पता है ना कि मेरे बच्चे सोते हैं ज्यादा इस समय, सब कुंभकर्ण बने हुए हैं, और जैसे ही सो के उठते हैं सब लग जाते हैं वेब सीरीज पे। कोई ना कोई भौकाल देख रहा है तो कोई पता चला कि कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। चलिए, तो थोड़ा समय निकालिए पढ़ाई के लिए, पढ़ाई ही आपका भविष्य बनाएगा, ये जरूरी है। ओके, थैंक यू।